हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तब आपने इस वीडियो को क्लिक किया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी फार्मेसी के किसी भी ब्रांच, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी को कर चुके हैं और आगे अपने जॉब के लिए एक स्पेसिफिक और सही एरिया ढूंढना चाहते हैं तब भी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। सो दोनों सर्कमस्टांसेस में आपकी मदद ये वीडियो जरूर करेगा। देखिए, जब कभी भी हम 12वीं पास कर देते हैं उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बचते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में हमारे कंफ्यूजन होने के दो ही मेन रीजन है, या तो आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो ताकि उनमें सिलेक्शन करना काफी डिफिकल्ट हो जाए। तो यहां पे मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो आपकी मदद कर सकता है वो व्यक्ति है केवल और केवल आप, क्योंकि आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपना जो एक स्पेसिफिक गोल होता है लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है, वो आपसे अच्छा तो कोई समझ नहीं सकता। तो वो उन बच्चों के रेस्पेक्ट में है जो 12वीं के बाद अपना करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं फार्मेसी को, उसके लिए इसका स्कोप जानना चाहते हैं। बट उन बच्चों का क्या जो 12वीं के बाद ऑलरेडी बी फॉर्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी या मास्टर इन फार्मेसी कर चुके हैं, वो आगे किस जगह अप्लाई करें, तो उनको पता है। फिर भी उन चीजों को मैं बेसिक तरीके से समझाऊंगा आज के इस डेडिकेटिव वीडियो में, जहां पे हम कैरियर और एजुकेशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी को कंबाइन या मर्ज करते हुए। कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं हमारे जॉब के रेस्पेक्टिव में। ये ऑप्शंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा सेक्शन है पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत जहां पे उस काम को करने में आपको बोर नहीं बल्कि इंटरेस्ट नजर आने लगेगा। तो समराइज करते हुए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, साथ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें मिक्सअप कर देते हैं। सबसे पहला जो फील्ड होता है आपका बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी को कंबाइन करते हुए, वह है एकेडमिक। डिपेंड्स करता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप इसमें आ सकते हैं। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में बी फार्मा को ऑप्ट किया था तो उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस लगेंगे, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप डिप्लोमा के बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर आपने एम फार्मा किया हुआ है तो आप बी फार्मा के स्टूडेंट को, डिप्लोमा के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। और अगर आपने पीएचडी या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन ली हुई है लाइक पोस्ट डॉक वगैरह, तो आप मास्टर्स के साथ साथ किसी को भी जिसकी इच्छा आपकी होगी या आपको स्टेबिलिटी होगी उनको आप पढ़ा सकते हैं। एकेडमिक एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको हर दिन नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने और नया सिखाने का मौका मिलता है। अनलाइक द अदर प्रोफेशन, यहां पे कोई जॉब प्रोफाइल सैचुरेशन की ओर नहीं मूव कर सकता कि आपको सुबह से शाम तक केवल एक ही काम करना है, एक ही एंट्री करनी है, रजिस्टर पे फाइलिंग करनी है। ऐसा कुछ भी आपके एकेडमिक में नहीं होता, चाहे वो किसी भी अदर डिसिप्लिन के साथ क्यों ना हो। केवल फार्मेसी की बात नहीं कर रहा, मैं एकेडमिक के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे आप सीखते हैं कि बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यहां पे आप बच्चों को सिखाते हैं कि सीखा कैसे जाए। सो ये एक दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव है और ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सुटेबल जॉब है जिनका जो पैशन है वो एजुकेशन है, जिनका जो पैशन है वो टीचिंग है। सो टीचिंग अगर आपका पैशन है तो आप इसे अपना प्रोफेशन बनाइए, लेकिन अगर केवल प्रोफेशन के लिए टीचिंग में जाना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, वो काफी यूजफुल होगा। जब आप पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में हर दिन नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं या धीरे धीरे होने स्टार्ट करते हैं। इमीडिएटली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आइडियाज जनरेट होते हैं कि आप उन चीजों को कैसे अलग वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति वही चीज पढ़ाएगा। अगर आप बात करते हैं टैबलेट की, तो दुनिया में जितने लोगों ने भी फार्मेसी करी होगी टैबलेट को उसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ समझाएंगे। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स, तब आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि उस टैबलेट को आप कैसे दूसरों से अलग और इजी वे में समझा सकते हैं। एक अच्छा टीचर वही बन सकता है जिसका पैशन हो। जैसे मैंने कहा, बहुत खतरनाक लैंग्वेज यूज करके, एकदम हाई प्रोफाइल लैंग्वेज को यूज करके बच्चों को समझाना, ये प्रॉपर टीचिंग नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। सो डजंट मैटर आपकी लैंग्वेज क्या है, डजंट मैटर आप कौन सा एग्जांपल इंक्लूड करते हो डेली लाइफ से ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। सो डिस्कस करते हैं इसी एकेडमिक के ऊपर। तो ये आपका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन एज अ जॉब, एज अ कैरियर हो सकता है अगर आपको ये पसंद है तो। मेरा फेवरेट पैशन है पढ़ाना, तो ये मेरा एक प्रोफेशन रहा है। जब से मैंने 12th किया है तब से डिसाइडेड था कि किसी फील्ड में भी जाऊं, चाहे एमबीबीएस में जाएं चाहे इसमें आए, मैं अपना काम यही रखूंगा एकेडमिक का। दूसरा जो फील्ड है वो आपका आ जाता है रिसर्च का। रिसर्च और एकेडमिक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपने एकेडमिक्स की तैयारी करी होगी तो रिसर्च आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आप रिसर्च से एकेडमिक में मूव करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो बच्चों के काफ़ी काम आ जाएगा। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च इज नॉट अ इन्वेंशन, थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता है। रिसर्च, सर्च जो कि हो चुका है उसको वापस से करना, दैट्स
इट्स कॉल्ड रिसर्च। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर हॉबी पे काम करते हैं, उसके नेचर पे काम करते हैं, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे होते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर इसी व्यक्ति को मैं किसी ड्रग मॉइटी के साथ रिप्लेस कर दूं, तो जैसे एक व्यक्ति का प्रोफाइल होता है, जैसे मेरा फेसबुक प्रोफाइल होगा, तो उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली पूरी जानकारी आपको मिलती है, बनाते हैं आप जानकारी, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। वैसे ही ड्रग के रेस्पेक्ट में, बिकॉज वी आर फार्मासिस्ट, तो ड्रग के प्रोफाइल की हम स्टडी करते हैं, ड्रग की रिसर्च करते हैं कि ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इस ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन क्या हो सकता है, क्या ये ड्रग इस व्यक्ति को दिया जा सकता है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको नहीं दिया जा सकता। सो ऐसे जितने भी प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और हो सकता है तो उनके कुछ ऐसे प्रोफाइल को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, या ऐसे प्रोफाइल को ऐड ऑन करते हैं विद हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड डिफरेंट एनालिटिकल टूल कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सके। कोई कमियां थी उनको ओमिट कीजिए, कोई अच्छाइयां हैं उसको ऐड ऑन कीजिए, तो वो आपके रिसर्च का एक हिस्सा बन सकता है। इसके बाद जो अगला स्कोप आता है आपका वो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसमें मैं एक चीज और को भी ऐड कर दूंगा, इसको अपन बोल सकते हैं फार्मासिस्ट की जॉब। इट कुड बी अ मेडिकल स्टोर में आप फार्मासिस्ट का रोल कर सकते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल कर सकते हैं, रेलवे के अंदर कई सारे सेक्शन डिवाइड होते हैं, वहां भी फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसी कर सकते हैं, जेल वगैरह जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल वगैरह होते हैं, सेंट्रल जेल वगैरह होते हैं, वहां भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसी सेल वगैरह में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो आपका जो फील्ड है वो अलग अलग हो सकता है, आपका जो पोजीशन है, आपका जो पोस्टिंग है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो जॉब प्रोफाइल है वो फार्मासिस्ट का ही रहेगा। बेसिकली ये फार्मासिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप जैसा देखते हैं आजकल मार्केट में बिल्कुल वैसा नहीं है। इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। आज के बच्चे फार्मासिस्ट का मतलब ये समझते हैं कि मेडिकल स्टोर में बैठना है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई लिखी है उसे हैंड ओवर करना है। ये तो कोई भी कर सकता है प्रिस्क्रिप्शन देख के अकॉर्डिंगली, बट इसको केवल आपको करने का अधिकार मिला है। इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, वरना तो कोई भी कर सकता था और ना किसी को करना भी नहीं चाहिए आपके अलावा। आपके पास अथॉरिटी है क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, आपके पास डिग्री है, आपके पास लाइसेंस है, बट इसका मतलब क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है किस चीज के। देखिए ये कहता है कि आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझना है, अगर कोई पॉसिबल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है तो उसको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, एज वेल एज डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है, फार्माकोविजिलेंस की डायरी मेंटेन करनी है और उसको काउंसिल करना है। फार्मासिस्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट यही है कि उसको काउंसिल करे, जो ड्रग दी गई है इसको कैसे लेना है, कब लेना है, किसके साथ नहीं लेना है, इस चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसी चीजों को आपको बताना है। पेशेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को समझने वाले हो सकते हैं, अलग अलग गांव, शहर, कस्बे से बिलोंग कर सकते हैं। सो वो एक बार आप उनको बता देंगे तो वो हमेशा के लिए याद रहे ऐसा भी नहीं है। सो आप उनको किस वे में समझाएं कि उनको याद रहे, कौन से लैंग्वेज यूज करें कि उनको समझ में आ जाए। प्रिस्क्रिप्शन के पीछे रिमार्क डालें कि इसको इतने टाइम लेना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका मॉरल सपोर्ट हो सकता है उस पेशेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये है एक्चुअल फार्मासिस्ट की जॉब। तो अगर आप ये जॉब जाना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या तो प्राइवेट सेक्टर में अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, काफी इसमें सेटिस्फैक्शन भी है, अर्निंग भी काफी अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। क्लिनिकल रिसर्च के बारे में अगर आप बात करते हो तो ड्रग डिस्कवरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रग डिस्कवरी कहने का मतलब होता है आपका ये एक प्रकार से कह लीजिए कई नए मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करना, उनके ऊपर काम करना। जैसे अभी कोविड-19 का जो पेंडेमिक सिचुएशन था, इसमें शुरू के कुछ सालों तक आपके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, धीरे धीरे रिसर्च होते गए, क्लिनिकल ट्रायल्स होते गए, तो इसके बाद आपके पास जो आया है वो आपको शायद लग चुका होगा या लगने वाले होंगे, वो है रिजल्ट आपके वैक्सीन के रूप में। तो क्लिनिकल ट्रायल भी महत्वपूर्ण है। क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आपके पास दो बाइफर्केशन हो सकते हैं, एक तो प्री क्लिनिकल ट्रायल, अगर आप अपने मास्टर डिग्री की स्टडी कर रहे हैं तो वहां भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कई सारे जो नए कंपनियां हैं जो अपना ड्रग का रिसर्च करना चाहती हैं वो भी क्लिनिकल ट्रायल से पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाती हैं, वहां भी आप प्लेस हो सकते हो। क्लिनिकल ट्रायल तो फिर बहुत ही अच्छा स्कोप है जहां पे ह्यूमन वॉलंटियर्स पे डिफरेंट स्टेज के अकॉर्डिंगली ड्रग का ट्रायल किया जा सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीजों में, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि इन सब ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कोई अगर आपको बताएगा तो वो केवल आप है, क्योंकि आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जॉब प्रोफाइल तो हम बता रहे हैं, उसके साथ अपने आप को आपको टैली करते चलना है। सो क्लिनिकल फार्मासिस्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ड्रग इंस्पेक्टर को भी अपन ऐड कर सकते हैं आगे जाकर के। ड्रग इंस्पेक्टर एक ऐसा ऑफिसर है जो पूरी जानकारी रखता है कि कौन से ड्रग का कितना स्टॉक आपके मेडिकल स्टोर में रखना है, किससे रखना है, किससे नहीं रखना है, किस सुविधा का होना जरूरी है आपके मेडिकल स्टोर में। ऐसी सारी चीजें, लीगल चीजें की जानकारी उनके पास होता है। तो ये एक काफी अच्छा पोस्ट है। ये आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इसके पोस्ट की वैकेंसी अलग अलग टाइम पे आती रहती है और इसका जो सैलरी पैकेज है वो भी काफी अच्छा होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू
बारीकियों से अगर आप इस चीज़ में आना चाहते हैं तो। अगला जो है हमारा वो है मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग के बारे में एक चीज़ तो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि मार्केटिंग को कोई छोटा ना समझे। मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप अपने द्वारा, अपने बातचीत करने के तरीके के द्वारा, अपने पर्सनैलिटी के द्वारा डॉक्टर्स को या किसी और को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में देने की कोशिश करते हैं कि ये एक नया केमिकल मॉडलिटी है, इसका यूज इस तरीके से हो सकता है, इसमें जो पहले डिसएडवांटेज थी, लिमिटेशन थी, साइड इफेक्ट थी, उसको इस नए फार्मूला के साथ हटा दिया गया है। बाकी जो ड्रग अवेलेबल है उनका इनके साथ इंटरेक्शन है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बट इस ड्रग में उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया गया है। ऐसी कई चीजें जो अपडेट हो गई होंगी वो आपको डॉक्टर को प्रॉपर वे में बताना पड़ेगा और उसके लिए तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग एक अच्छा फील्ड है। इसमें बस एक दिक्कत है कि इसमें बार बार आपको ट्रैवल करना पड़ता है। सो ऐसे व्यक्ति, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं, मेरे क्लासमेट्स ऐसे थे जिनको ट्रैवल करना पसंद है, जिनको घूमना फिरना, नए नए जगह एक्सप्लोर करना काफी पसंद है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज हो सकता है और उसमें जो सैलरी है वो काफी अच्छी है। हमसे तो कहीं ज्यादा उनकी सैलरी है। आज तक मेरे पास ना घर है ना गाड़ी है, उनके पास घर भी है, गाड़ी भी है और काफी सारे बैंक बैलेंस भी है। इस मार्केटिंग फील्ड में काफी अच्छा पैसा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रैवल करना है और अगर ट्रैवल करना पसंद है तो ये फील्ड आपका हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ऑप्शन खुलता है वो है मेडिकल स्टोर का। अगर आपके घर में ऑलरेडी मेडिकल स्टोर है या आप चाहते हैं कि मुझे किसी पर्सनल कारण से, फैमिली कारण से मैं बाहर जाके ट्रैवल करने में, बाहर जाके जॉब करने में कैपेबल इनफ नहीं हूं, मुझे यहाँ पे ही रहना है, घर के पास रहना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है मेडिकल स्टोर का। कुछ लोग इसे जॉब का एक ऑप्शन में गिना देते हैं, बट मैं कहूँगा थोड़ा सा वो गलत है क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है। जब आप बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ये लाइसेंस मिल जाता है, इसको आपको प्रोसेस बस कराना होगा। सो इसके लिए आपको जरूरत इस बात की है कि आपको थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया हो, आपके अंदर पैशन हो कि आप अपने मीडिया को, अपने जो बिजनेस है उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने आगे आने वाली वीडियो में भी डिस्कस करा हुआ है कि मार्केटिंग कैसा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो सोशल मीडिया है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है दुकान का, चाहे वो आप उसको मॉल का रूप दे दें, चाहे आप सिंपल सिंगल स्टोर का रूप दे दें, या उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स और जो चीज़ें यूज़ होती हैं हॉस्पिटल में उनको ऐड ऑन करें, ये आपके ऊपर है। बट मेडिकल स्टोर आज के डेट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक चीज़ और भी डिस्कस कर दूं ताकि आपको कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में सब्जी से लेकर के हर एक चीज़ बंद हो गई है। कुछ दिनों तक पेट्रोल पंप भी किसी स्पेसिफिक पीपल के लिए बंद हो चुके हैं, बट मेडिकल स्टोर ही एक ऐसा ऑप्शन था या ऐसा जॉब एस्पेक्टिव था जिसे कभी भी बंद नहीं रखा गया है, बल्कि इसे फुल फोर्स के साथ ओपन करने की भी सजेशन या डिमांड की गई थी। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जहां पे कभी भी सैचुरेशन नहीं आएगा। और दूसरी ऑफलाइन बात मैं ये भी बता दूं कि आपको शायद पता ना हो, ये पता हो कि मेडिकल स्टोर की कमाई काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्काउंट ज़्यादातर लोग मांगते नहीं हैं। तो मैं फार्मासिस्ट हूँ, इस बातों को आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, साथ साथ एक जनरल पब्लिक भी हूँ। अगर आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो थोड़ा बोलते हैं 20 रुपये का है तो 15 रुपये में दे दो, 10 रुपये में दे दो, जो भी डिस्काउंट आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोगों को छोड़ करके मैक्सिमम लोग मेडिकल स्टोर में जाके बोलते होंगे भैया डिस्काउंट कर दें। या तो वो खुद से पहले से कर देते हैं 5-10%, या तो फिर आप बोलते ही नहीं है। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, तो इसको आप एज अ कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है और यहीं पे भूल भुलैया निकल करके आता है। यहाँ पे फिर से कहूँगा इसमें जो निकलने में मदद करेगा आपकी वो केवल आप हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ कहीं भी बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं कन्फ्यूजन वहीं होती है। अगर आपको सिर्फ 1-2 सामान दिखा दिया जाएगा तो कोई और कन्फ्यूजन नहीं होगा, या तो ये या तो ये। लेकिन आपको 1000 एक शर्ट पैंट दिखा दिया जाएगा तो आप वाकई में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से कौन सा छांट के रखूँ। तो इंडस्ट्री एक ऐसा वास्ट एरिया है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज बटा हुआ होता है, यहाँ पे सेगमेंट वाइज आपके काम हो रहे होते हैं। तो उनके क्या क्या काम के लिस्ट है उनको मैं बाइफर्केशन कर देता हूँ। इसके अंदर जो पहला और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय में से एक फील्ड है वो है प्रोडक्शन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? जैसे अगर आप देखें किसान को तो वो खेती किसानी करके अपना जो फसल है उसको कंप्लीटली मार्केट में लॉन्च करता है, तो वो अब हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप बात करते हैं प्रोडक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द डोजेस फॉर्म वो अलग अलग हो सकता है। मैं ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो भी आपने टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स के अंदर आने वाले और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो आप तक पहुंचती कैसी है? वो आप तक पहुंचता है इन्हीं कई चैनल में से एक चैनल के थ्रू होता हुआ। इसमें आपका मार्केटिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें आपका रिटेल और होलसेल भी आ जाएगा। लेकिन बेसिक जो रूट स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? वो है प्रोडक्शन।
कोई बनाने वाली कंपनी होगी तभी तो फिर आपके पास घूम फिर करके आएगा। उसको बनाने वाली, उसको प्रोड्यूस करने वाली कोई कंपनी ही नहीं होगी तो फिर आपके हाथ में कैसे वो चीज़ें आ सकती हैं। सो प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो कॉस्मेटिक को थोड़ा अलग करते हैं, ड्रग्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। टैबलेट बनता कैसे है, कैप्सूल कैसे बनता है, उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट हैं, जो पैरेंटल प्रोडक्ट हैं इंक्लूडिंग इंजेक्शन, वायल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स, इनहेलर्स, ये कैसे बनते हैं, वैक्सीन वगैरह कैसे बनते हैं, इन सब को जानना अगर आपका इंटरेस्ट है, इन सब में काम करना सीखना अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्रोडक्शन के अंदर आ सकते हैं। उसमें कई सारी चैलेंजेस आपको मिलेंगी, कई सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। इसके बाद जो शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, टाइम बहुत लग जाएगा। इसके बाद जो अगला है वह है आपका क्यूए को हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है या इसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा जॉब का ऑप्शन हो सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है एक ऐसा फील्ड जहां पे हम क्वालिटी के बारे में एश्योर करते हैं कि जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने इसको फिक्स किया था पैरामीटर, उसी के अकॉर्डिंगली इसकी क्वालिटी बन करके आई हुई है। सपोज एग्जांपल की बात कर लीजिए, पैकेजिंग के रिस्पेक्ट में एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने डिजाइन किया हुआ है किसी पैकेजिंग के कलर को, उसके जो डिजाइन है, फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कलर है, अपीयरेंस है, इमेज है, जो ईच एंड एवरी माइक्रो से माइक्रो डिटेल भी अगर आपने सोचा है कि ऐसा बनना चाहिए, प्रोटोटाइप हमारा ये है, तो वो वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एग्जांपल की बात कर लीजिए, अगर आप मार्केट में कोई टूथपेस्ट ही लेने जाते हैं और टूथपेस्ट का जो कवर है उसमें जो भी ब्रांड आप लेने जा रहे होंगे उसकी जो ब्रांडिंग है वो ब्लर हो गई है, जो लिखा हुआ है पेस्ट का नाम, ब्रांड का नाम, वो पूरा ब्लर हो गया है। जो इमेज है बच्चे का या किसी का भी जो टूथब्रश यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल धुंधला हो गया है, नेगेटिव जैसे डबल इंप्रेशन उसके अंदर हो गया है, तो आप उसको लेंगे नहीं क्योंकि आपको लग रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है या कोई डी कंपनी का है, डी मॉडल का है, वो आप सोचेंगे, जबकि अंदर का प्रोडक्ट वही है, केवल पैकेजिंग चेंज अलग वही है। तो ये कंज्यूमर के अंदर में एक डिससैटिस्फैक्शन या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट का कई काम में से एक काम यही है कि वो एश्योर करना कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो रिस्पेक्टिवली उसकी क्वालिटी एकदम आपके क्राइटेरिया से फिट बैठती है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट आपके लिए हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। सो बेसिक डिफरेंस क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में ये होता है कि जब कभी भी कोई चीज आपके पास आती है या इन द प्रोसेस या आफ्टर द प्रोसेस, तो आपको उसकी क्वालिटी को चेक करते रहना पड़ता है। चेक करते रहना मतलब उसमें एनालिटिकल टूल्स का यूज करेंगे। सपोज आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, अगर आपकी कंपनी पैरासिटामोल बनाना चाहती है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है पैरासिटामोल, क्योंकि इसके अलावा फिर और कई सारे एक्सिपिएंट्स लगेंगे। आपकी जो बाइंडिंग एजेंट है, आपकी लूब्रिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग मटेरियल, जो भी कुछ रहा हो वो सब आएगी। तो ऐसा आप डंप करके उसको यूज करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। आप उस पैरासिटामोल के जो रॉ फॉर्म है, जो ड्रग है, आपका एक्टिव मोइटिव है, एपीआई है, उसको आप टेस्ट करोगे कि एक्चुअली में ये पैरासिटामोल है कि नहीं। यूवी पे आप टेस्ट करेंगे कि इसका जो लैम्डा मैक्स है वो सही आ रहा है कि नहीं। अगर वो प्योर फॉर्म में होगा तो उसका एक फिक्स लैम्डा मैक्स होगा। अगर उसमें इंप्योरिटीज होंगी जिसमें मल्टीपल पीक्स आ जाएंगी, उसकी क्वालिटी इंफीरियर होगी, तो आपको ऐसे ही केमिकल टेस्ट से पता चल जाएगा। तो ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है कि हर एक चीज की क्वालिटी को चेक करना कि वाकई में वो चीजें क्वालिटी वाली हैं कि नहीं है। इन बिटवीन भी आप इसको बीच में जाकर चेक कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट करने के बाद तो फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है, बट वहाँ भी एक बार उसको क्वालिटी चेक किया जाता है। कभी भी आप देखिए, चलिए इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रेस खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस खरीदते हैं, तो उसमें लिखा हुआ होता है ओके टेस्टेड। तो ये क्या है? ये तो आपका क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर को पास करने के बाद एश्योर हो गए हैं, उसकी सिंबल वहाँ पे लगी हुई है। तो उसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल्स में भी इस चीज़ों को ध्यान में देखते हैं। इसके बाद बारी आती है R&D की, दैट मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपना जॉब बनाने के लिए आपका जो ऊपर वाला माला है ना, इसे थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। यानी कि आपके अंदर ये क्रिएटिविटी होती रहनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं। सोते जागते उठते बैठते हर समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि आई हैव टू डू समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव। तब तो आप R&D में आ सकते हैं। लेकिन केवल जैसा मैंने कहा कि जॉब लगनी है भाई, कहीं भी लग जाए, तो फिर वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको बोर लगेगा, एक ही काम बैठ करके आप दिमाग नहीं लगाना चाहेंगे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम किसी भी नए चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था रिसर्च वो एक सुपरफिशियल फिनोमिना है, बट अगर आप बात करते हैं R&D की तो वो एक डीपर फिनोमिना है, जहां पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हो और चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो साथ साथ आती है साइमल्टेनियसली, उनको भी आपको डील करते हुए रहना पड़ता है। तो ये आपके लिए यूजफुल है केवल तभी जब आपका इंटरेस्ट कुछ नया करके दिखाने की होगी,
होगी तो आप R&D में आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आज की डेट में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैकेजिंग मतलब होता है कि वो चीज़ें कैसी पैक होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आज की इसी दिन की है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने एक पेंसिल सेल मंगवाया था आपके अमेजोन से। उस पेंसिल सेल की खास बात ये थी कि उसका साइज़ अलग है, तो जब वो ऑर्डर मेरे हाथ में आया तो उसकी जो पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग है, वो ओपन हो गई थी और उसके जो पेंसिल सेल है वो बाहर निकल गए थे। तो मुझे लगा कि क्या, एक बार मैंने सोचा कि क्या ये वाकई में ओरिजिनल प्रोडक्ट है या कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है या इसके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ अल्टरिंग की गई होगी। तो ये एक मेरे मन में कन्फ्यूजन क्यों आया, क्योंकि वो पैकेजिंग का जो इंप्रेशन था, पैकेजिंग की जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेरे मन में भले वो ओरिजिनल क्यों ना हो, मेरे मन में डाउट क्रिएट हो गया कि ये वाकई में ओरिजिनल है कि नहीं। सो पैकेजिंग का कई एडवांटेज हो सकता है, कई एस्पेक्ट में उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। एक तो यही जो मैंने आपको बताया कि क्या वो ओरिजिनल है, क्या वो डुप्लीकेट है, आप खुद कई बार देख सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं कॉस्मेटिक्स में। दूसरा ये होता है कि वो कितना अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप मार्केट पे गए हैं, आपको पेंसिल सेल ही लेना है, लेकिन अगर पेंसिल सेल के जो पैकेजिंग है वो अलग अलग होगी तो आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे पैकेजिंग की ओर। बच्चों के रेस्पेक्ट में बात कर लें, बच्चों की अगर टू टैबलेट है, कैल्शियम सैंडोज का सबसे अच्छा एग्जांपल है। बच्चों का अगर प्रोडक्ट है तो पैकेजिंग उसकी साधारण से डब्बे पे होगी तो वो उतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, पर उसमें अगर कार्टून होगी, किसी तरह के जो आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, मुझे तो नहीं मालूम कौन सा यूज़ कर, छोटा भीम, बड़ा भीम, इनको अगर वो यूज़ करके देखते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको ज़्यादा परचेस करने की कोशिश करेंगे, उसको खाने की कोशिश करेंगे। तो वही तो उनका ऑब्जेक्ट था कि उनको अट्रैक्ट करना। सो कंज्यूमर डिपेंडिंग भी है ये चीज़, मार्केटिंग के अंदर का पैकेजिंग वाला हिस्सा। कंज्यूमर के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी है और ये एज स्पेसिफिक भी है। कई चीज़ों को ध्यान में रख के पैकेजिंग की जाती है। स्टेबिलिटी तो अपनी जगह है ही है, ये ऊपर भी जो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी या उनकी जो अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, परचेस रेशियो बढ़ाना है, वो इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है आपका DRA। DRA का मतलब होता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। कई चीज़ें लीगली ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाएं जो आपके एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, इलीगल है, वो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कुछ ऐसा डिस्प्यूट जनरेट हो जाता है जिसके कारण से आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के साथ साथ लीगल इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, तो वहाँ भी आपको देखना पड़ता है। तो कौन से पेनल्टीज़ हो सकती है, कौन से ऑफेंस की क्या रेस्पेक्टिव पेनल्टीज़ देखने को मिल सकती है, उन सब के बारे में जानकारी रखना भी ड्रग एंड रेगुलेटरी एक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर आपको हर एक लॉ प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस जिसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वो भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपने गलती से गलत दवाइयाँ रख ली, नार्कोटिक रख ली, इसका यूज़ आपने करवा दिया एक्स्ट्रा बिना प्रिस्क्रिप्शन के, आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, स्टॉक मेंटेन करना था वो आपने मेंटेन नहीं करा, तो उसकी क्या क्या ऑफेंसेस, क्या क्या पेनल्टी है, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप कंपनी के लिए एज ए लीगल एडवाइजर बनकर के काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज शॉर्ट में इसको IPR कहते हैं। कॉपीराइट वाला भी आप इसी के अंदर थोड़ा बहुत जोड़ करके देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप अपने इंटेलेक्ट को यूज करके जिस प्रॉपर्टी को बनाते हैं उस प्रॉपर्टी को कोई और आपके बिना परमिशन के यूज ना कर सकें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ आपको दिया गया है वही है एक प्रकार से बोल लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आप किसी चीज को डेवलप करते हैं तो उस डेवलप करने के पीछे आपने कई सारे टाइम इन्वेस्ट किया होगा, अपना मेंटल पावर यूज किया होगा, इकोनॉमिकली इसमें पैसे इन्वॉल्व किए होंगे, और इसको कोई अगर और यूज कर लेता है तो फिर आपकी पूरी मेहनत का तो एक ही बार में दिवाला निकल जाएगा। सो इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ इसके कई सेक्शन, कई क्लॉज है, उसके अंदर सब चीज को डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसके अंदर यह भी है कि अगर मैंने कोई चीज नई इनोवेटिव तरीके से करी है तो चाहता हूं कि उसके जो क्रेडिट है वो मुझे या मेरे फर्म को मिले, उसको आप कैसे रोक सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी नोकिया ने आईफोन पे क्लेम कर दिया उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के अकॉर्डिंगली, तो ये कॉपीराइट का है, ये उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हक है। इसी के अंदर आपको लीगल एडवाइजरी बनना है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके बाद है फार्माकोविजिलेंस। आज के डेट में लगभग 4 से 5 साल पहले के बीच से में जोड़ के देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा उभर करके आया है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत किया जा रहा है, वो है आपका फार्माकोविजिलेंस। व्हाट डज इट मीन? फार्माकोविजिलेंस मतलब फोरकास्ट करना। जैसे सपोज मैं हूँ अपने आपको पेशेंट मान लेता हूँ, मैं पेशेंट हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास गया, मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और वापस जब घर आके उस दवाई को जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था मैं ले रहा हूँ, और लेने के बाद मुझे कोई माइल्ड, मॉडरेट या सीरियस प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके हिसाब से कैसे एक्ट करूँगा, कैसे इन्फॉर्म करूँगा। माइल्ड जो कि ड्रग से एसोसिएटेड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडरेट को आप देख के समझ के आगे डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर बहुत सीरियस है, फैटल है, तो फिर आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा कि मैं इस कारण से आपकी
आपके पास आया था, आपने मुझे ये दवाई प्रिस्क्राइब की, इसको लेने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो आप डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताएंगे। डॉक्टर अपने पास एक रजिस्टर्ड होता है, इसमें पूरी नोट करते हैं और फिर वो अपने रिस्पेक्टिवली हाई अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर आपके जो आपके स्टेट है वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर आपकी जो मेन एम्स वगैरह होते हैं वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। उनकी स्टडी की जाती है कि क्या जो ड्रग का आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है उसमें किसकी भूमिका है, क्या वो ड्रग की प्रॉब्लम है या फिर आपके वो पर्सनल किसी प्रॉब्लम की वजह से हो गया है या आपने कोई गलती करी है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ है। तो इस चीज़ को वो मिमिक करके बाद में एक बल्क में ट्राई करते हैं और उसकी जो पूरी रिपोर्टिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचती है ताकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की प्रोफाइल क्रिएट की जा सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में यूजफुल है, इसके कई सारे कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च। इस पर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल तो इंक्लूड होगा ही, जैसे मैंने डिस्कस किया था। थोड़ा एक चीज़ और करके आया उसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और मेडिकल कोडिंग। इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि कई बार आजकल आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कुछ फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया जा रहा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में। उसमें क्या होता है कि जब कभी भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, देखिए डॉक्टर हैं वो उनके पास बहुत नॉलेज है, बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण से एरर हो जाए और वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में 2 या 2 से अधिक ऐसी दवाइयां दे दें पॉलीफार्मेसी के रूप में जो आपस में कॉम्पैटिबल नहीं है। कॉम्पैटिबल क्या है वो भी मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इनके बीच में इनकॉम्पैटिबिलिटी, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस हैं कि नहीं है, इनका चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा ताकि आप उनको वापस से इन्फॉर्म कर सकें कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ बाय मिस्टेक ये इंटरेक्शन मुझे दिख रहा है, इसको आप एक बार देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। तो वो आपके पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, लाइफ सेविंग हो सकता है। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट प्रोफाइल। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करूंगा और इस पर्ची को मैं अपने जेब के अंदर रख दूंगा क्योंकि ये पूरी पर्ची किस पे डिपेंड करती है, मेरे पे। तो लास्ट पॉइंट सबसे बूस्ट अप पॉइंट है कि ये है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि ये स्कोप है, ये मैं यहाँ चला जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। बट रुकिए प्लीज़, जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं जाइए, बट एक बार सोचिए कि क्या आप उस जगह पे अपने आप को फिट बैठ पाते हैं। मैंने अपने बी फॉर्म में कुछ दिनों की ट्रेनिंग ली थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज अ बी फॉर्म का करिकुलम का एक सिलेबस का एक हिस्सा था, ज़्यादा नहीं पर 1 महीने की ट्रेनिंग करी थी। और वाकई में मैं आपको पर्सनली और एकदम फैक्ट बता रहा हूँ कि 1 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो वो ट्रेनिंग थी, कोई जॉब नहीं थी, मैं जब चाहे जा सकता था, जब चाहे आ सकता था, लेकिन फिर भी मैं 1 महीने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं, मैं इस चीज़ को अपने आप से रिलेट कर सकता हूँ। मैं फिट नहीं बैठता इंडस्ट्री में, रोज़ रोज़ वही काम करना, एक ही जगह पे काम करना मेरे पर्सनल प्रोफाइल को सूट नहीं कर रहा था। तो मैं वहाँ जा कर के अगर काम भी करता एज अ जॉब में करता तो भी मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता। फिर लोग बोलते हैं कि मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये जॉब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार स्विच करते हैं। सो भाई बार बार स्विच करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको आपके अपनी पसंद का फील्ड चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं एकेडमिक्स को बचपन से स्टार्ट किया था, जब मैं जानने लायक हो गया कि मैं आगे रह करके एकेडमिक्स में तो जाना ही है, भले कोई सा भी काम करूँ। तो आज नौकरी जिस जगह पे मैंने स्टार्ट करी थी उसी जगह पे आज तक हो गए हैं। मैंने स्विच नहीं करा क्योंकि ये जो जॉब प्रोफाइल है, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो काम करने की टेक्निक है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये जो पूरा सिलेक्शन लिस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मैंने बोला इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि आप फ्रीलांसर्स हैं, आपको जहाँ पे जैसा भी काम करते बनता है वो आप वैसा काम कर सकते हो। मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ बच्चों को ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन क्लासेस हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे डिस्कस करता हूँ। इस चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं क्योंकि डिक्शनरी का मतलब तो यही है, इसमें सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी मिल सकती हैं। सो देयर आर सो मेनी स्कोप्स ऑफ फार्मेसी, अगर आपके मन में इंटरेस्ट है, अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो। और लास्ट में उन लोगों के लिए मैं एक बात साफ साफ कह दूं जो ये कहते हैं कि फार्मेसी में स्कोप नहीं है, भैया अपने अंदर तो झांक के देखो, क्या आपके अंदर टैलेंट है, क्या आपके अंदर पोटेंसी है, क्या आपके अंदर काम करने की इच्छा है, हार्ड वर्कर हो आप या फिर आप आलसी हो। तो स्कोप तो है तो बहुत अच्छी बात है, स्कोप नहीं है तो ये आप इंसान हो यार, आपके अंदर कैपेबिलिटी कि आप स्कोप क्रिएट कर सकते हो। फ्रीलांसर्स जो मैंने लास्ट में बोला ये यही है कि ऐसे लोग जिनको इनमें से किसी जगह भी जॉब नहीं मिली है वो डिप्रेस ना हो, वो फ्रीलांसर्स होकर काम करें, अपने मन से काम करें। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे आ सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं, किसी पर्सनल जगह पे कोचिंग कर सकते हैं, या जो कुछ भी आपको यहाँ पे मन लगता है मिक्सअप करके करने का वो आप कर सकते हैं। क्योंकि फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, कभी सेचुरेट नहीं होता, स्कोप्स बहुत सारे हैं, डिपेंड्स करता है कि आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन किस में है। प्रोफेशन में अगर पैशन ऐड हो जाएगा तो फिर आपसे अच्छा कोई काम करके दिखा नहीं पाएगा। सो प्लीज़ ऐड योर पैशन इन योर प्रोफेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।